दोस्त प्रेस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और आज की ये हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स में एसएससी द्वारा पूछे गए सवालों को कवर कर रहे हैं। इससे पहले 2 क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जो हम क्लास कवर कर रहे हैं उसमें जो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, उसमें उसने लिखा है 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात। ठीक है, आपके पास में 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये और 5 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, ये डिनोमिनेशन दे रखा है जो सिक्के हैं। और उसमें कहा है इनका अनुपात दे रखा है, सिक्कों की संख्या का अनुपात। संख्या मतलब नंबर, तो नंबर का अनुपात दे रखा है। नंबर का अनुपात उन्होंने दिया है 5 4 3 1, 5 4 3 1। और कहा गया है सिक्कों की कुल राशि, सिक्कों की कुल राशि। अभी तो हमारे पास में नंबर है, राशि हमारे पास में नहीं है, लेकिन जो सिक्कों की कुल राशि है उसका जो सम है वो 285 है, राइट। तो पूछा गया है 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर। देखिए अभी आपको ये जो अमाउंट दिया गया है ये रुपए में दिया गया है, और यहाँ पे भी आप देखें कुछ रुपए में है कुछ पैसों में है। तो अच्छा है कि हम इसको एक ही डिनोमिनेशन में कन्वर्ट कर लें। तो रुपए में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये होगा 0.25, इसको भी मैं आर लिख लेता हूँ, 0.50, ये भी आर हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो 2 रहेगा, यहाँ पे 5 है तो 5 रहेगा। यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए ये नंबर दे रखे हैं, अगर मैं इसको अमाउंट में कन्वर्ट करता हूँ, 25 पैसे के 5 सिक्के हैं। अगर 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो रुपए में अगर मैं बात करूं तो 1 रुपये 25 पैसा हो जाएगा, 5 का 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया है। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो रुपए में वो 2 रुपये हो जाएगा। 2 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 6 रुपये हो जाएगा, और 5 रुपये का अगर एक ही सिक्का है तो 5 रुपये हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये नंबर्स हैं। अगर आपके पास में 4 सिक्के हैं 50-50 के, तो 50-50-50-50 4 सिक्के हो गए तो वो 2 रुपये के बराबर आ जाएगा। इसका सम अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि इतने ही सिक्के रहे होंगे और इतना ही अमाउंट बनता है, तो आपके पास में इसका सम आएगा 6 5 11 12 13 1 14, 14.25। तो आपके हिसाब से ये सम आया, लेकिन सवाल में कहा कि ये सम है 285 के बराबर। तो इसका मतलब अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 285, 1425। डेसिमल मैंने हटाया तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से जाएगा, 5 पंजे 25, 5 40, 2 42, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 टाइम्स जाएगा, और 5 से आपका 100, 5 दूनी 10, 20 टाइम्स जाएगा, यानी कि 1 बराबर 20 आ गया। और पूछा गया है आपसे 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अंतर, नंबर्स का अंतर। 25 पैसे और 5 रुपए, ठीक है, 5 और 1 का अंतर पूछा गया है तो 4, 5 और 1 का अंतर 4। अगर 1 बराबर 20, 4 बराबर 80, 80 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, अगले सवाल में कहा गया है कि अनिल ने 20 रुपए की रोटी खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। दुकानदार ने शेष पैसे 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये मूल्य के सिक्कों में दिए। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। इस समय रुपए में है तो इसमें मैंने डिनोमिनेशन को नहीं लिखा है, यानी कि आपके पास में रुपये या पैसे हैं वो मैंने नहीं लिखा है। 2, 5 और 10 के सिक्के हैं। यदि ये सिक्के 5 4 1 के अनुपात में है, नंबर अगेन 5 4 1 के अनुपात में है, तो आप अमाउंट निकाल सकते हैं। 5 दूने 10 रुपये होंगे, 4 पंजे 20 रुपये होंगे, 10 एकम 10 रुपये होंगे। देखिए एक बार आपको मैं हो सकता है थोड़ा सा आपको क्लैरिटी कम हुई होगी, लाइट गई है। आप देखिए 2 रुपये है, 5 रुपये है, 10 रुपये है। सिक्कों के नंबर 5 4 1 में आए तो अमाउंट देखेंगे आप तो 5 दूने 10, 4 पंजे 20, 10 एकम 10, 10 20 और 10 के रूप में इतने उन्होंने आपका अमाउंट हो गया। उसने कहा कि दुकानदार ने 5 रुपए के कितने सिक्के दिए हैं, दुकानदार ने 5 रुपए के कितने सिक्के दिए हैं। देखिए आपने सवाल में देखा कि अनिल ने 20 रुपए की तो रोटी खरीदी और 100 रुपीज़ दिए, तो दुकानदार को कितने रुपए वापस करने हैं, 80 रुपये वापस करने हैं। अगर दुकानदार को अगर मैं इस हिसाब से जो रेशियो है उस हिसाब से देखें
तो दुकानदार ने वापस किए होंगे 20, 10, 30, 40 रुपये, लेकिन 40 बराबर है 80 के, क्योंकि एक्चुअल में उसको वापस कितना करना है, 80 वापस करना है। तो आपके पास में 1 बराबर कितना आ गया, 2। अगर 1 बराबर 2 तो 4 बराबर 8, यानी कि जो सिक्के हैं 5 रुपए के वो कितने हैं, 8 है। तो आपका आंसर आ गया 4th। समझ गया। इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि ए और बी के मासिक आय का अनुपात, ये आय और व्यय का सवाल है, ए और बी, ए और बी इनके मासिक आय का अनुपात, इनकम का अनुपात 4:5 है, 4 और 5 का है। और उनके मासिक व्यय का अनुपात, जो खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो अनुपात है 3 और 8 का, 3 का और 8 का। यदि ए की आय 4 और बी के व्यय बराबर हैं, बी का व्यय, अगर वो कहता है कि 4 बराबर 8, तो बचत आपको बतानी है। तो देखिए, अगर हम ये मान के चलें कि वो कहता है 4 बराबर 8, तो इसको अगर हम इनकम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 8 और 10। ये अब आपकी नई इनकम आ गई, इसको अब ऊपर पार्ट को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो अब देखिए, आपके पास ए की इनकम और बी का व्यय दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब अगर ए की इनकम 8 है तो एक्सपेंडिचर 3 है, बी की इनकम अगर 10 है तो एक्सपेंडिचर उसका 8 है। समझ गए आप। ये कहता है कि ए और बी की बचत का अनुपात क्या है। अब देखिए, ए और बी, आपको यहां समझना होगा कि जो इनकम है वो है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, यानी कि आपकी जो आय होती है वो आपका व्यय प्लस बचत। तो यहां पे देखिए, आपको इनकम दे रखी है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, उसने पूछा बचत, तो बचत निकालने के लिए आय में से व्यय को माइनस कर देंगे। अगर आप बचत निकालेंगे तो बचत निकालने के लिए आप आय माइनस व्यय करेंगे, ठीक है। और अगर आप यहां देखें, आय 8 है, व्यय 3 है, तो 5, और यहां 10 है और आपका एक्सपेंडिचर 8 है, तो 2। उसने पूछा इनका रेशियो बताओ, तो 5:2, यानी कि ऑप्शन 3 आपका रेशियो आ जाएगा। समझ गए ना। आइए, इस सवाल में आपसे कहा गया है कि ए और बी के मासिक आय का अनुपात 3:5 है। आपके पास ए और बी मासिक आय, यानी कि आपके पास में अगेन इनकम, और इनकम का अनुपात है 3 और 5 का, 3 का और 5 का, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया, और उनकी बचत का अनुपात, इस बार सेविंग्स दी गई है, लास्ट टाइम पे एक्सपेंडिचर था, अब सेविंग्स दी गई है। सेविंग्स का अनुपात 2 और 3 का है, 2 का और 3 का। यदि बी की आय, इनकम, ए की बचत के 3 गुने के बराबर है, अगर बी की आय ए के बचत के 3 गुने के बराबर है, तो वो कह रहा है कि अगर 5 इसका 3 गुना 6 के बराबर है, अगर 5 6 के बराबर, अगर 5 6 के बराबर है, तो इनके व्यय का अनुपात आपको बताना है। तो अब देखिए, आप यहां पे ए और बी, अब उसने कहा कि 5 बराबर 6, यानी कि 1 बराबर 6/5, 6/5, तो 3 बराबर हो जाएगा 18/5। अगर 1 बराबर 6/5, 3 बराबर 3 से मल्टीप्लाई होगा 18/5, और 5 बराबर हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 डिवाइड में 5। और सेविंग्स आपकी 2 और 3, सेविंग आपकी है 2 और 3। अब देखिए यहां पे, अब आपका बी अगर आप देखेंगे 5 6 के 30, 6 आ गया, और उसने यही कहा था, उसने ये कहा कि बी की आय जो कि 6 है इस समय, ए के बचत के 3 गुने के बराबर है। अब देखिए, अब आपकी जो रेशियो है बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं। समझ गए। इसका मतलब अब आपके पास में उसने पूछा एक्सपेंडिचर, आपको व्यय। देखिए ये वाली तो अब आप भूल जाइए वैल्यूज, क्योंकि अब तो नई वैल्यूज आ गई हैं। तो अगर आप एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो वो क्या होगा, आपकी इनकम में से सेविंग को माइनस करना होगा।
तो आपके पास आएगा 18/5 माइनस 2 और यह आएगा 30/5 माइनस 3। समझ गए? तो इसका मतलब ये आपके पास 5 दूनी 10, 18 में से 10 जाएंगे, 8/5 आएगा और यहाँ 5 तियाँ 15 तो 15/5 आएगा। अगर इनका रेशियो निकाल रहे हैं तो आपके पास में सिंप्लीफाई करेंगे 8 और 15 का रेशियो, फाइनल आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आप समझ गए इस सवाल को? ऑलराइट। आपके पास आपकी स्क्रीन पे जो इस समय सवाल दिख रहा है उसमें कहा गया है यदि चयनित और अचयनित का अनुपात 14:25 14 और 25 का है, चयनित और अचयनित यानी कि सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड, इनका जो अनुपात है वो दिया गया है 14 और 25 का। ठीक है, 14 और 25 का अनुपात है सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का। तो वो पूछ रहे हैं कि आवेदन करने वाले लोग कितने थे। ठीक है, अगर कहीं पे आवेदन किया जा रहा है यानी कि किसी आपका एग्जाम है, एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुछ बच्चे, तो उनमें से कुछ या तो सेलेक्ट होंगे या सेलेक्ट नहीं होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जो सेलेक्ट है और अनसेलेक्टेड, अगर मैं इसको सम कर दूं तो मेरे पास में टोटल आ जाएगा। तो 5 4 9 2 और 1 3 तो 39 आ गया। यानी कि टोटल जिन्होंने अप्लाई किया वो थे 39, उसमें से 14 सेलेक्ट हो गए, 25 सेलेक्ट नहीं हो पाए। ये आपके पास में टोटल सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड की डिटेल्स आ गई। राइट। फिर वो कहता है कि यदि 35 कम अभ्यर्थियों ने आवेदन किया होता, यानी कि टोटल में से 35 कम ने अगर आवेदन किया होता और 10 कम चयनित होते, अभी जो चयनित हुए उसमें से 10 कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 3:5 का होता। तो इनका जो अनुपात है सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड का 3:5 का होता, यानी कि तब टोटल कितना होता हमारे पास? 8 होता। समझ गए? आसान है। पहले उसने बोला सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड 14-25, बाद में बोला सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड 3:5 का रेशियो। तो पहले में टोटल अभ्यर्थी 39, बाद में टोटल अभ्यर्थी 8। इसमें से 35 कम, इसमें से 10 कम। जब भी कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें अलग अलग चेंज हो रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। करेक्ट। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 117, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो अगर 40 एज्यूम करें तो 40 तियाँ 120, उसमें से 3 जाएगा 117। और जब आप 14 और 8 के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में आ जाएगा 112। ठीक है, समझ में आ गया मल्टीप्लाई करके। अब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखता हूं, दोनों का डिफरेंस 112 और 117 का, तो 5 का आएगा। अब आप यहां देखें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां पे माइनस का 80 आएगा, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो माइनस का 105 आएगा, माइनस का 105 आएगा जब आपने 35 और 3 को मल्टीप्लाई किया। अब आप डिफरेंस देखिए, आपने यहां से और यहां, यानी कि आप अपने लेफ्ट से राइट की तरफ गए तो डिफरेंस लिया, तो यहां पे भी ऐसे ही डिफरेंस लेंगे। तो -80 से -105 को अगर आप माइनस करेंगे तो 25 के बराबर आएगा। -80 से -105, तो -80 से -105 का मतलब -80 माइनस -105, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -80 प्लस 105, तो ये 25 आ जाएगा प्लस का। समझ में आया? अब आपके पास में 5 बराबर आया 25, यानी कि 1 बराबर आ गया 5। आपसे पूछा गया है चयनित और अचयनित अभ्यर्थी आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या। पहले 39 आपने कहा, 1 बराबर 5, तो यहां से आप निकालेंगे 39, तो 39 बराबर 195, 40 एज्यूम करो, 5 को 20, 200 हो जाएगा, 5 माइनस होगा तो 195। यानी कि टोटल जिन्होंने अप्लाई किया था शुरू में वो कितने थे? 195। ये आपका आंसर आ गया। ये जो सवाल आया आपकी स्क्रीन पे, इसमें लिखा गया है कि युद्ध से पहले कप्तानों और सैनिकों का अनुपात। तो अगर कैप्टन और सोल्जर्स की बात हम कर रहे हैं, कैप्टन और सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, 2:7 का इनका अनुपात है, 2 और 7 का। ये कब है? युद्ध से पहले। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सैनिक मारे गए। युद्ध हुआ, 25 कैप्टन मारे गए, 100 आपके सैनिक मारे गए। कप्तानों और सैनिकों का नया अनुपात 3:10 हो गया, 3 और 10 का अनुपात हो गया। पूछा गया है युद्ध के बाद सैनिकों की संख्या, युद्ध के बाद सैनिकों की संख्या यानी कि 10,
जो इस समय दिख रहा है वो आपसे पूछा गया है। अगेन ऐसे जब भी सवाल आते हैं जिसमें अलग अलग परिवर्तन हो रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 2 जा 20 आएगा, 3 7 जा 21 आएगा। अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 1 का आएगा। अगर यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 103 माइनस 300 आएगा। और जब यहाँ आप करेंगे तो माइनस का, यहाँ लिख देता हूँ मैं, माइनस का 250 आएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया 50 का, 1 बराबर 50 आ गया। समझ गए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने करा 10 दूने 20, 7 या 21, 1 का डिफरेंस। यहाँ पे आपने कहा 100 या 300, 25 दशमलव 250, यहाँ से यहाँ पे आपने डिफरेंस देखा 50 का, तो 1 बराबर 50। और आपसे पूछा युद्ध के बाद सैनिकों की संख्या, तो युद्ध से पहले सैनिक कितने हैं? 7। यानी कि युद्ध से पहले अगर मैं सैनिक की बात करता, जो सैनिक हैं युद्ध से पहले, 1 बराबर 50, 7 बराबर 350। और उसने पूछा है युद्ध के बाद यानी कि 100 तो कम हो गए। युद्ध से पहले 350 थे लेकिन युद्ध में 100 कम हो गए, तो युद्ध के बाद अगर हम देखेंगे तो 350 में से 100 कम करने होंगे, तो आ गए आपके पास में 250। यानी कि युद्ध के बाद जो सैनिक हैं 250, तो ऑप्शन आपका 1 सही हो गया। ठीक है, आइए जो सवाल अब आपका आपके स्क्रीन पर आया है उसमें लिखा है ए की आय का बी की आय से अनुपात 5 और 7 है। ए बी 5 और 7 का आय, ए और बी क्रमशः 4000 और 5000 रुपये बचाते हैं, तो बचत ए बचा रहा है 4000, बी बचा रहा है 5000, 4000 और 5000 बचाते हैं। यदि ए का व्यय बी के 66 2/3% ऑफ बी के बराबर है। ए का व्यय 66 सही 2/3% ऑफ बी के बराबर है। अब व्यय की बात कही है तो इसका मतलब ए बराबर 2/3 ऑफ बी। 66 2/3% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2/3। और यहाँ पे ए की वैल्यू हमेशा पहली वाली, बी की वैल्यू हमेशा दूसरी वाली। यानी कि अगर ए का व्यय 2 का है तो बी का 3 का है। समझ गए आप यहाँ तक? अगेन आपके पास में अलग अलग बचत हो रही है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तियां 15, 7 दूनी 14, अंतर 1 का, 15, 7 दूनी 14, अंतर 1 का। और यहाँ पे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 10,000 आएगा। और आपके पास में यहाँ पे जब आप करेंगे तो 12,000 आएगा। ठीक है, आपके पास में ये आपने मल्टीप्लाई 4 तियां 12 और ये हो गया 5 दूनी 10, ये अंतर आ गया। और जब आप यहाँ डिफरेंस करेंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा आपका? 2000 का। 1 बराबर 2000। यानी कि आय में से जब व्यय खर्च करते हैं तो आपके पास में 4000 की बचत हो रही है और यहाँ पे 5000 की, तो 1 बराबर 2000। आपसे कहा गया ए और बी की कुल आय, तो आप देखिए 5 और 7 12, तो कुल आय है 12। 1 बराबर 2000, 12 बराबर 24,000। ठीक है, समझ में आया ये सवाल? राइट, 3-0 है। 24,000 आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आय, व्यय और बचत के सवाल अगर आए तो आप इस तरह से करें। और देखिए कैसे 66 2/3% को 2/3 लिखा गया है, तो इसके लिए आप हमारी जो परसेंटेज की सीरीज हमने इसमें कंप्लीट की है, एक बार उसको जा करके चेक कर सकते हैं। आइए इस सवाल को करते हैं, और ये काफ़ी अच्छा सवाल है ना। इस सवाल में कहा गया है मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जस्ते का अनुपात क्रमशः 3, 4 और 5, 9 है। तो आपके पास में ए है और बी है, इसमें कॉपर और जिंक है, इसमें कॉपर और जिंक है। और इसने कहा है ए में इनका जो अनुपात है वो 3:4 का है, 3:4
4 का है और बी में 5 9 का है। अब इन दोनों को मिलाकर के हमने सी बनाया। सी बनाने के लिए पिघलाया जाता है और कितना लेना है, ए और बी का 2 और 3, ए और बी का 2 और 3 का रेशियो लेना है। समझ गए? ए है आपके पास में एक एलॉय और एक है बी। इसमें कॉपर और जिंक का रेशियो 3-4 का, इसमें कॉपर और जिंक का रेशियो 5-9 का। इन दोनों को आपने 2 और 3 के रेशियो में लिया, ए और बी को 2 और 3 के रेशियो में लिया और पिघला करके आपने सी बनाया। उसमें आपने बताना है कि कितना कॉपर है और कितना जिंक है। ठीक है? जब भी ऐसे सवाल आए, देखिए इसका और इसका एक ऐसा कॉमन टर्म, ऐसा कॉमन नंबर ढूंढो जिससे इसका सम उससे डिवाइड किया जा सके, है ना? जैसे 4 और 3 7 सम है, 9 और 5 14 है, 3 और 2 5 है, तो 70 एक ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो माना ए बी ये 70 थे, इनिशियली 70 थे। अब इसमें से 2 और 3 के रेशियो में आपने सी को बनाया। इसका मतलब आपने 70 का कितना लिया होगा, ए से जो आपने लिया है, यहां पे ये विजिबल है, तो अगर ए से आपने लिया है तो आप लेंगे 2/3 इंटू 70, ये आ जाएगा आपके पास में 28, राइट? और आपके पास में 2/5, 3 + 2 5, तो 2/5। देखिए रेशियो 2 और 3 का है ना, तो इनका सम कितना हो गया 5 से डिवाइड करेंगे, 2/5 गुणा 70, तो 14 × 5 = 70, 14 दूनी 28। यानी कि ए को आप लेंगे 28 और बी को कितना लेंगे, देखिए बी को हम कितना ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, आउट ऑफ कितना 5 में से, टोटल 5 है उसमें से 3 लेना है, यानी कि 3/5 और टोटल कितना है 70। तो ये हो गया 14 × 5 = 70, 14 × 3 = 42। बी को आपने लेना है 42, यानी कि ए अगर आपको लेना है तो ये लेना है एक्चुअली में 28 सी में, और बी को लेना है आपने 42। अब देखिए जब भी कोई मिश्रण होता है, उस मिश्रण में से अगर आप कोई अमाउंट लेते हैं तो जो रेशियो है उनके, जो आपके जो एलिमेंट है उसमें, वो रेशियो कभी भी परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, समझ में आया? तो जैसे आपका ए जब 70 था तो रेशियो 3 और 4 का है, तो अगर 28 भी ले रहे हैं तो भी रेशियो 3 और 4 का ही रहेगा। तो अगर मैं 28 लूंगा, 3 और 4, देखिए 4 और 3 7, 7 चौको 28, यानी कि आपके पास में एक बराबर कितना, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक बराबर आ रहा है 7 के, 4 और 3 का सम 7, 7 बराबर 28, एक बराबर 4 आ रहा है, सॉरी एक बराबर आ रहा है 4। इसको मैं दोबारा लिखता हूं, जस्ट अ मिनट। तो आपके पास में आएगा 1 बराबर 4, 4 और 3 7, 7 चौक 28, 1 बराबर 4, तो 3 बराबर आएगा 12, 4 बराबर आएगा 16। समझ गए? उसी तरह से अब यहाँ पे B के हमने 42 लेने हैं। अगर 70 में C और Z का रेशियो 5-9 का है तो 42 में भी 5 और 9 का ही रहेगा। तो 5 + 9 कितना हो गया 14, 14 से आप डिवाइड करेंगे 14 को 3 बार आएगा, तो 1 बराबर 3। अगर 1 बराबर 3 है तो 5 बराबर 15 और 9 बराबर 27। अच्छा सवाल है, प्रैक्टिस करेंगे आप बहुत फास्ट इसको कर पाएंगे। अभी तो मैं डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। तो इसका मतलब जब आपने C बनाया तो C में आपने, देखिए इन दोनों को सम करेंगे अब, तो C में आपके पास में, यानी कि ये आपके पास में जो मिश्रण है C है, उसमें कॉपर की बात अगर मैं करूं, कॉपर और जिंक की, तो कॉपर कितना हो गया 12 + 15 27। देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी 42 यहाँ से ले रहे हैं, 28 यहाँ से ले रहे हैं, उसमें कॉपर आपको यहाँ पे 12 मिल रहा है, यहाँ पे 15 मिल रहा है, यानी कि सी में जब टोटल होगा तो कॉपर होगा 27 का। और जिंक अगर मैं देखूँ तो आप 16 और 27 को ऐड करेंगे, तो 16 और 27 ऐड करेंगे आपका 43 आ जाएगा। तो यानी कॉपर और जिंक का अब जो रेशियो है वो 27:43 आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4, ये आपका आंसर आ गया। आप समझ गए इस सवाल को? ऐसा एक सवाल और हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो सवाल अब आपके स्क्रीन पे आया है उसमें कहा गया है पिछले वर्ष A और B की आय का अनुपात 4:3 था। A
बी 4 और 3 का अनुपात है लास्ट ईयर का अनुपात 4 और 3 का है। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3-4 है। 3-4 है ए का लास्ट ईयर और दिस ईयर यानी कि प्रेजेंट ईयर का। अब 3 और 4 का अनुपात है और बी का 5-6 का अनुपात है, यानी कि बी में लास्ट ईयर और प्रेजेंट में 5 और 6 का अनुपात है। यदि वर्तमान वर्ष के लिए, ये लास्ट ईयर का है, वर्तमान में आपका 4 और 6 है, वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय दे रखी है 8.04 लाख और वो पूछा गया है पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी, ये वैल्यू आपको पूछी गई है। अब देखा कि इस सवाल को आप देखें ध्यान से, तो उसने कहा लास्ट ईयर में ए 4 था, लेकिन फिर कह रहा है लास्ट ईयर में ए 3 था। तो इसका मतलब इस सवाल के अकॉर्डिंग 3 बराबर 4 होगा कि नहीं होगा। अगर उसने कहा लास्ट ईयर में 4 थी इसकी आय और फिर उसने दूसरे उसमें कहा कि लास्ट ईयर में इसकी आय 3 थी, जब आप लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर को कंपेयर कर रहे हैं तो 3 कह रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर जब आपने पहले कहा तो 4 कही, इसका मतलब 3 बराबर 4। और अगर 3 बराबर 4 तो 1 बराबर 4 डिवाइड में 3, तो प्रेजेंट में जो 4 है 1 बराबर 4/3, तो प्रेजेंट में जो है वैल्यू वो हो जाएगी 16 डिवाइड में 3। समझ में आ गया। सेम अगर आप यहां देखें तो ये कहता है 5 बराबर 3, यहां पे इसने कहा 5 बराबर 3, क्योंकि लास्ट ईयर की जो आय है वो कह रहा है 5 है, लेकिन यहां पे कह रहा है लास्ट ईयर की आय जो है वो 3 है। तो 5 बराबर 3, 1 बराबर 3/5, 1 बराबर 3/5, तो 6 बराबर आपका 18/5, यानी कि प्रेजेंट में आप कितनी है 18/5। यहां तक क्लियर। तो आपके पास में प्रेजेंट में वैल्यू आ गई 60/3, ए की प्रेजेंट की वैल्यू आ गई बी की 18/5। अगर आप इसका सम करेंगे तो आपका यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिए इसका अगर आप सम करेंगे तो आपके पास आएगा 16×5 80, 18×3 54 प्लस 54 और डिवाइड में आ जाएगा 15। ये जो वैल्यू दी गई है इसका मतलब ये आ गया हमारे पास में 134/15। हमारे पास जो प्रेजेंट का सम आया वो 134/15 है, लेकिन एक्चुअल में दिया गया है वो है 8.04 लाख का। तो इसका मतलब एक की वैल्यू अगर मुझे निकालनी होगी मैं कहूँगा 804 × 15 और नीचे आ जाएगा 134 × 100, क्योंकि हमने 2 डेसिमल हटाए तो 2 जीरो नीचे लगेंगी। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 15×6 90, तो 9/10। एक की वैल्यू 9/10। समझ में आ गया। अगर एक की वैल्यू 9/10 है, उसने कहा था पिछले वर्ष बी की आय, पिछले वर्ष बी की आय कितनी है 3 है, तो इसका मतलब 1 बराबर 9/10, 3 बराबर 27/10, यह आ गया 2.7 और वैल्यूज क्योंकि जो 8.04 लाख में दी गई तो 2.7 लाख, ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन ए का आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है और उम्मीद है मुझे कि आप इसको समझ भी गए होंगे। आइए, जो ये सवाल है आपके सामने इस समय एक और शानदार सवाल है। इसमें कहा गया एक बर्तन में एसिड और पानी, तो आपके पास में एसिड एंड वाटर दे रखा है 5 और 3 के अनुपात में। एसिड और वाटर, इसका रेशियो है 5 का और 3 का। यदि 12 लीटर घोल निकाल दिया जाए, टोटल कितना है ये 32 है। इनिशियली अगर आप देखें तो इनिशियली ये है 32 लीटर का। अब उसने कहा 12 लीटर घोल निकाल दिया जाए। अगर आप 12 लीटर इसमें से निकाल देते हैं तो आपके पास जो बचेगा वो हो जाएगा 20 लीटर। ठीक है, 12 लीटर निकाल दिया, 32 लीटर था, 20 लीटर निकाल दिया। 5 और 3 का रेशियो उसने दिया है जब ये 32 लीटर आपका घोल था। और जैसा मैंने कुछ समय पहले भी आपको बोला था कि अगर मिश्रण में से आप कुछ अमाउंट को निकाल देते हैं तो उसमें जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं, उनका रेशियो में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो इसका मतलब जो 20 लीटर है उसमें भी एसिड और वाटर का रेशियो 5 और 3 का ही होगा। आप अगर इनकी वैल्यू निकालें तो आपके पास 5 और 3 8। तो अब अगर एसिड निकालूंगा मैं 20 में तो मेरे पास आएगा 5/8 × 20, और अगर हम वाटर निकालेंगे तो 3/8
गुणा में 20, समझ गए। इसको अगर आप करेंगे फर्दर तो आ जाएगा आपके पास में 100 डिवाइड में 8 और ये आ जाएगा आपके पास में 60 डिवाइड में 8। यानी कि जो 20 लीटर का आपके पास में इस समय घोल है उसमें एसिड है 100/8 और वाटर है 60/8। यहां तक समझ में आ गया। फिर ये कहता है कि इसमें 7.5 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो पानी केवल मिलाना है आपको। 7.5 का मतलब 75/10, अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो 1 0 लगा दूंगा। तो अब ये कहता है कि परिणामी घोल में अम्ल और पानी का अनुपात। अब ये रेशियो आपको बताना है, ये जो रेशियो बन गया इसको आपको कैलकुलेट करके बताना है। अगर आप देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 1000/80, 1 0 ऊपर नीचे लगाया, मतलब 10 से आपने मल्टीप्लाई कर तो कोई फ्रैक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर यहाँ पे देखें आप, ये हो गया 80, जब मैंने इनका एलसीएम लिया तो 80, ये हो गया 600 प्लस 8 5 40, 8 7 56 और ये भी हो गया आपका 600। तो ये आ गया आपके पास में 1000 रेशियो 1200। सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये आ गया आपका 0 0 0 0 5 और 6, 2 से कट गया, 5:6। तो अब आपके पास में जो परिणामी घोल है उसमें एसिड और वाटर का रेशियो 5:6 का आ गया, जो कि आपका ऑप्शन 2 है। जो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है और ये इस तरह का सवाल हम अभी अभी कर चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को थोड़ा पॉज करें और पहले खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करें। साथ ही साथ में मैं यहाँ पे कर भी रहा हूँ। आपको कहा गया मिश्र धातु A में, आपके पास A है, मिश्र धातु A में X और Y 5:2 के अनुपात में है। X और Y 5 और 2 के अनुपात में है A में, और मिश्र धातु B में ये 3-4 के अनुपात में है। B में X और Y 3 और 4 के अनुपात में है। आपसे कहा गया मिश्र धातु C को A और B को, अब A और B को मिलाकर के C बनाया और C में आपने A और B से 4 और 5 के अनुपात में लिया। A 4 और B 5, यानी कि 4 और 5 के अनुपात में आपने A और B से लेकर के C को बनाया। और वो कह रहा है कि इसमें पहले तो आप निकालें X और Y और फिर बताएं कि X का कितना परसेंटेज है, मिश्र धातु C में X कितने परसेंटेज है। ठीक है, तो देखिए अभी आप देखें 5 और 2 7, 4 और 3 7, 5 और 4 9। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा 63, यानी कि मैं एज्यूम कर लेता हूं कि A है 63, B भी है 63। अब आप वैल्यू का निकालेंगे। देखिए आपने बोला 4 और 5 के अनुपात में आपने लेना है, तो अगर 4 और 5 के अनुपात में आप लेना तो A कितना लेंगे आप, A है 4, तो A की वैल्यू आएगी आपके पास में 4 डिवाइड में टोटल कितना होगा 5 4 9, मल्टीप्लाई में कितना होगा, A की वैल्यू कितनी है 63, तो आपके पास आ जाएगा 7 4 28। A आपने लेना है 28, तो A जो एक्चुअली में आपने लेना है वो लेना है आपने 28। उसी तरह से जो B आपने लेना है C के लिए वो है 5, तो 5 टोटल में 9 मल्टीप्लाई में 63, तो ये आ जाएगा 35। B आपको लेना है 35, B आपको लेना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ B आपको लेना है 35। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब अगर A आपको 28 लेना है, यानी कि 5 और 2 7 हैं, तो 7 बराबर 28। देखिए 5 + 2 7, 7 बराबर 28, तो 1 बराबर 4, तो 5 बराबर 20 और 2 बराबर 8। समझ में आया, आसान है। उसी तरह से 35 जब आप ले रहे हैं तो 4 और 3 7, यानी कि 7 बराबर 35, तो 1 बराबर 5, तो 3 बराबर 15 और 4 बराबर 20। आसान है, आप भी मुझे लगता है मेरे साथ इसको कर रहे होंगे। अब आपने कहा C में X और Y, देखिए X कितना है 20 + 15, ये हो जाएगा 35, और आपके पास Y कितना है 8 + 20, ये हो जाएगा 28। यहाँ तक आप समझ गए। अब सवाल में आपसे पूछा गया है,
देखिए ये तो आपने बता दिया कि मिश्र धातु सी में x और y 35 और 28 के रेशियो में आ गए। उसने पूछा x कितने परसेंटेज है सी में। अगर ये आपको परसेंटेज निकालना है तो x का जो परसेंटेज निकलेगा, देखिए 35 तो x है, वो कितने में है, ये वैल्यू कितनी है, प्लस में 63 है, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि 63 है, हम लेकर चल रहे हैं तीनों के लिए, और इंटू 100 ये आपको निकालना है। तो 7 पंजे 35 और 7 9 63, 500 डिवाइड में 9, यह आ जाएगा 9 पंजे 45, फिर 5 बचेगा, 9 पंजे 45, 4 डिवाइड में 9, 55 4/9, 55 नहीं, एक बार दोबारा देख लें, आंसर में है 5/9, 9 पंजे 45 का 5, 50, 9 पंजे 45 का 5, 4 नहीं बचेगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 दिख रहा है, 55 5/9 विजिबल है। ऑलराइट, तो 55 5/9 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। शानदार सवाल है, 2 सवाल हमने ऐसे कवर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे है, उम्मीद है आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा। देखिए आपको सवाल में कहा गया है ए और बी के वेतन के योग का उनके वेतन के अंतर से अनुपात। अगर ए और बी के वेतन का योग और ए और बी के वेतन का अंतर का अनुपात है 11 और 1, उसी तरह से बी और सी के वेतन के योग का उनके वेतन के अंतर से अनुपात भी 11:1 है। तो बी प्लस सी योग और अंतर का अनुपात 11:1 है। यदि ए का वेतन सबसे अधिक है और सी का सबसे कम है तो बी का वेतन क्या है, उनके सभी वेतनों का कुल योग आपको दिया गया है। देखिए वेतन का योग तो दिया है, लेकिन ए बी और सी में अभी कोई डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले आपको ए बी और सी में एक रिलेशन बनाना होगा, तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए जब भी प्लस माइनस ऐसा दिखे आपको तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि शायद ये कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का सवाल हो सकता है। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो क्या कहता है कि अगर c/d बराबर 1/2 तो c प्लस डी सी माइनस डी, अगर मैं एक बार जोड़ रहा हूं एक बार घटा रहा हूं तो सेम आपका आपके राइट हैंड में भी होगा, यानी कि एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। यह है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, इसी को आप यहाँ पे यूज करें। देखिए जब आप एक बार प्लस करेंगे तो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी होगा, तो b कैंसिल हो जाएंगे, 2a बचेगा। और जब डिवाइड में यानी कि अब आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, तो a कटेगा, 2b बचेगा। और यहाँ पे देखिए 11 प्लस 1 होगा तो 12, 11 माइनस 1 होगा तो 10, 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो a और b के बीच में जो रिलेशन आएगा वो आ जाएगा आपके पास में 12-10 का, या आप उसको बोल सकते हैं कि आप 2 छके 12 2 पंजे 10, 2 से आपने कैंसिल आउट कर दिया। ए और बी में रिलेशन आ गया 6:5 का, यानी कि रेशो आ गया 6:5 का। बिल्कुल सेम यहाँ पे होगा, क्योंकि सेम वैल्यू दे रखी है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि आपके पास में b/c आएगा 6/5। यानी कि अब अगर मैं इनका रिलेशन बनाऊं तो आपको a, b और c, a की वैल्यू 6 के बराबर, b की वैल्यू 5 के बराबर, 6 के 5 के बराबर, b की वैल्यू 6 के बराबर, c की वैल्यू 5 के बराबर, 6 और 5 आप बैलेंस करेंगे इसको। अब तक आप बैलेंस करना होपफुली सीख गए होंगे। 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25। यह आ गए आपके पास में a, b और c की वैल्यू रेशियो में। और कहा गया है कि सभी वेतनों का कुल योग, अगर आप इसको सम करते हैं तो आपके पास आएगा 3 3 6 और 2 8, 6 5 11 91 हमारा योग आ रहा है जब हम इस वैल्यू को रेशियो में निकाल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल जो उसने दिया है 91 इनका सम आया, एक्चुअल दिया उसने 18200, 18200, एक और 0 है, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 91 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2000 आ जाएगी। सिंपल। 1 बराबर 2000। उसने पूछा है बी का वेतन। अब अगर आप बी का वेतन देखें, देखिए ये है बी का वेतन जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है 30, तो 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 और
30, 60,000 ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आ जाएगा। होपफुली आपने भी क्या होगा और आपका आंसर भी यही आया होगा। आपने हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको लगता है कि हम कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।